पूरा डिजिटल अरेस्ट का जो गेम है वो डर का है। आप सो भी रहे हैं तो कैमरा ऑन करके सो। बीच में बहुत सारी खबरें हैं कि लोग को वीडियो कॉल आता है और उनका वीडियो बन जाता है उस आसपास के लोग में भी इसका हाथ होता है। फेक FIR, फेक वेबसाइट लिंक सब क्रिएट किए जाते हैं और डर फैलाने के लिए किसी तरीके से आप क्लिक करिए। डार्क वेब ये बोतल है। हाँ। अब मान लीजिए बोतल इंटरनेट है जिसको हम गूगल बोलते हैं। हमें लगता है इंटरनेट मतलब गूगल, ऐसा नहीं है। गूगल लगभग मैक्स मैं कहूँगा 5% भी नहीं है, बट लगा लीजिए चलिए 5% ऑफ इंटरनेट है। बचा बस 5%, बचा 95%। 95% में से आता है 15%। तो 15% आपके कुछ प्राइवेट नेटवर्क्स हो गए जो कुछ सरकारों ने बनाए, कुछ कंपनीज ने बनाए कि जहां वो सिर्फ बात कर सके। आपने बहुत बार देखा होगा कंपनीज के अपने अपने प्राइवेट नेटवर्क होते हैं जहां वो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है उधर ही करते हैं। जो 70% बचा है वो है आपका डार्क वेब। और जैसे नाम से ही डार्क, तो अंधेरी दुनिया है पूरी। यहाँ पे आप जो इलीगल एक्टिविटी बोले सब होता है यहाँ पे, सब कुछ। सेक्सटॉर्शन से लेके ड्रग सप्लाई से लेके किसी की सुपारी देनी उससे लेके आप पोर्नोग्राफिक चीजें शेयर करने से लेके आप एंटी नेशनल चीजें होने से लेके आप जो इलीगल एक्टिविटी नाम करिए सब कुछ डार्क वेब में होगा। और ऐसा क्यों होता है? पहला, डार्क वेब में सब अनोनिमस है। अनोनिमस का मतलब मैं आपको नहीं जानता, मुझे नहीं जानते, आपकी आइडेंटिटी अननोन है। दूसरा, कोई एविडेंस, कोई ट्रेस नहीं है। डार्क वेब पे किसी चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है। अब जब ये दो चीज़ें एक जगह पर हों तो कोई तो कुछ, आप कुछ भी बोल सकते हो ना, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उन दोनों को ही नहीं पता दोनों क्या है ना, लेकिन नाम। उनका काम हो जाएगा जो वो कहेंगे। हाँ, सपोज अगर किसी को ड्रग्स मंगानी है तो वो डिमांड सप्लाई का गेम है ना। अगर मान लीजिए कोई डेटा बेच रहा है, 99.9% जब भी कोई हैक स्कैम होते हैं कंपनीज में कहीं पे भी, डार्क वेब पे बड़ा नॉर्मल है। वो कहेंगे आपको इतने, लेट्स से 2000 लोगों का डेटा इतने में मिल जाएगा, ये वो। दूसरा खरीदार है, खरीदार कहेगा मुझे दे दो ना। दूसरा पूछेगा आपने क्यों खरीदने, क्या? बस ट्रांजैक्शन जी, पैसे इतने खटाए खत्म। और इससे आप आराम से एक्सेस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप गूगल पे डार्क वेब लिखेंगे। हाँ, मैं यही पूछने वाला था कि ये इसको एक्सेस कौन करता है और कैसे एक्सेस होता है, क्योंकि एक जो लेमैन है, आम आदमी है, उसको तो पता भी नहीं डार्क वेब क्या है। अगर मैं डार्क वेब की एकदम स्टार्टिंग में जाऊँ, डार्क वेब आया कहाँ से, तो यूएस ने डार्क वेब का इजाद किया था। क्यों? उन्होंने कहा ये एक ऐसी स्पेस बनाते हैं जहाँ हम बात कर सकें, प्राइवेट रहे हमारे बीच। अच्छा, ये अच्छा मकसद तो उनका अच्छा था कि जी हम बनाते हैं। अब धीरे धीरे हुआ क्या, जैसे ही बात बढ़ी, डार्क क्रिमिनल्स को पता लग गया डार्क वेब ऐसी दुनिया है जहाँ कोई पकड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो क्रिमिनल्स ने अपना अड्डा ही डार्क वेब को बना दिया। और इसको इस्तेमाल आप गूगल से नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है जिसको हम अनियन ब्राउजर बोलते हैं या टोर ब्राउजर बोलते हैं। अनियन ब्राउजर क्यों बोलते हैं? जैसे एक वो है अनियन है, ठीक है, अनियन की अलग अलग लेयर होती हैं। एक तो वैसे ही लेयर, अलग अलग लेयर तोड़कर आप बीच में जा सकते हैं जहाँ आपको कोई पकड़ नहीं सकता, इसलिए उसको अनियन ब्राउजर बोलते हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर यूजर्स को कहूँगा, खासकर जो यूथ है हमारे, लोगों को लगता है डार्क वेब बहुत मतलब इंटरेस्टिंग स्पेस है। वहाँ मैं तो यही बोलूँगा, आप एक्सेस करने की कोशिश भी मत करिए। पढ़ सकते हैं, पढ़िए ज़रूर होता क्या है, बट एक्सेस करने की कोशिश इसीलिए ना करिए, वो इतनी डार्क दुनिया है, आपको कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अभी आपने बातचीत थोड़ी देर कहा कि वहाँ पर ऑक्शन होते हैं, बोली लगती है लड़कियों की, ड्रग्स की। तो अगर किसी ने बोली लगाई किसी लड़की के लिए, तो क्या वो लड़की वहाँ वो भेजते हैं, अवेलेबल रहती है, क्या होता है, ये सब कैसे होता है? मतलब ये देखिए, अगेन परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत है। हाँ। ज़्यादातर लोग जब बोली लगती है, बोली वहाँ सप्लाई के लिए कम लगती है, सैडिस्टिक प्लेजर के लिए ज़्यादा लगती है। सैडिस्टिक प्लेजर का क्या मतलब है? किसी को आपने पकड़ लिया, ऐसी मज़े मज़े में पकड़ लिया और बोली लगती है कि जी आप क्या करूँ मैं, इसको कैसे, इसको नुकसान कैसे पहुँचाऊँ? अच्छा, पैसे दे दिए, यहाँ छुरा खोप दो, कुछ पैसे दे दिए, हाथ पे कट मार दो। मतलब घिनौने काम जो आपको लगेगा मतलब जल्लादों की जगह होती है। वो वीडियो में दिखेगा वहाँ पर वीडियो कॉल हो रही है और लोग मज़े लेते हैं, लोगों को मज़ा आता है। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो ये काम डार्क वेब से पहले नॉर्मल फिजिकल वर्ल्ड में भी होता था, जहाँ आप लोगों को ले जाएं, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, अच्छा एक कोई बकरा है, चलिए जी करिए, मज़ा आ रहा है। तो कहने का मतलब ये, डार्क वेब पे सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है खुल्लम खुल्ला, आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है और क्रिमिनल्स का अड्डा है वो। तो अगर क्रिमिनल्स का अड्डा है, आपको पता है कोई क्रिमिनल्स का अड्डा है, तो आप बेटर है आप अपनी दूरी बनाए रखिए, ना जाइए। ऐसे कितने यंगस्टर्स हैं मैंने देखा है, वो कोशिश करते हैं डार्क वेब में जाने की। इंटरेस्टिंग है, ज़रूरी नहीं कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है वो चीज़ अच्छी हो। आपको पता है सारे ही क्रिमिनल्स अगर उधर हैं बैठे हुए,
तो मेरे हिसाब से तो जितनी दूरी बरती जाए उतना बेटर है। आपने कभी एक्सेस किया डार्क वेब? मैंने पर्सनली एक्सेस नहीं किया है, हाँ, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल के साथ देखा ज़रूर है, क्योंकि मुझे भी पता है मैं चाहे इस फील्ड में काम ही क्यों ना करता हूँ, मैं भी फंस सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ उस तक घुसने के लिए। एक साइबर, मैं लॉ की साइड से आता हूँ, साइबर लॉ साइड से आता हूँ, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जो टेक में बहुत एक्सपर्ट है, उसका फिर भी वो डोमेन है कि वो घुस कैसे सकता है। तो मेरा एक दोस्त है, उसके साथ बैठ के मैं 2-3 बार एक्सेस कर चुका हूँ कि अच्छा देख चुका हूँ कि अच्छा डार्क वेब में होता क्या है प्रैक्टिकली। अच्छा, तो अगर ये डार्क वेब है, किसी के साथ कोई अपराध या क्राइम होता है इसके ज़रिए, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है, या जो भी हमारी एजेंसीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं? डार्क वेब में ज़्यादातर देखिए किसी का क्राइम होता नहीं है। क्यों? आपको पता ही नहीं, पहली बात। दूसरा है कौन? आप क्राइम तो तब करेंगे ना, अगर मैं भी क्रिमिनल हूँ मुझे पता तो होना चाहिए दूसरा है कौन। साइबर बुलिंग जैसी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट फिर आप पुलिस को भी क्या बताएंगे कौन था, क्या था, एविडेंस क्या है? इसमें कोई एविडेंस तो नहीं है। तो डार्क वेब क्राइम करने की जगह नहीं है, बट इतना ज़रूर है ये सप्लाई ड्रग्स, एम्यूनेशन, ये सब के लिए बेस्ट जगह है। वो ऐसी जगह है जहाँ आपको कोई पकड़ नहीं रहा। तो क्या इसको, इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी भी होती है, टेररिस्ट भी यूज़ करते हैं इसको? बिल्कुल भर के एक्टिविटी होती है, बिल्कुल पता होती है। और हमारी भी नहीं, अलग अलग देशों की जो एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो भी डार्क वेब में रहती हैं पढ़ने के लिए, मैप करने के लिए। बहुत बार क्या होता है, अब तो ये कम हो गया, शुरू में क्या होता था, क्रिमिनल्स जो हैं वो, उनको लगता था खुल्लम खुल्ला डार्क वेब, तो आने वाली जो प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी होती थी वो डार्क वेब में बातें करते थे। अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं पता दूसरा कौन है। तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो भी कम नहीं है, वो भी मैं एक्सेस करते थे कि कुछ पता लग जाए तो हम पहले ही उस चीज़ को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग कहते हैं हमारे ब्लेम करना आसान है, सरकार काम नहीं करती, पुलिस काम नहीं करती, किसी को नहीं आता कुछ, ये लोग बोलते हैं। 10 में से ना पीछे 7-8 हमारी साइबर क्राइम सेल है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम हो रहे होते हैं। 10 में से 7-8 केस सॉल्व भी हो जाते होंगे, मिलते भी नहीं होंगे, जो न्यूज़ में नहीं आ रहे या पब्लिक डोमेन में नहीं हो रहे। 1-2 जो लीक हो गए या छूट गए वो न्यूज़ में आते हैं या फिर कोई पब्लिक डोमेन में आता है। और कितनी बार तो मज़े की बात यह है कि सोशल मीडिया के ज़माने में फेक न्यूज़ फैलाना आसान है। कितनी बार तो फेक न्यूज़ आ जाती है कि जी ये फ्रॉड पकड़ा गया, जबकि फ्रॉड कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ होता। लेकिन भैया जी कि आपने फ्रॉड पकड़ा गया, बकरा कौन है? बकरा तो हमारी एजेंसीज हैं। तो एजेंसीज कोशिश ज़रूर कर रही हैं, बट लोग कम हैं, हमारे लोग कम हैं, रिसोर्सेज कम होने की वजह से, और दूसरी साइड पे क्रिमिनल्स के बढ़ते रहने की वजह से। और टेक्नोलॉजी तो देखिए बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एआई के आने के बाद क्राइम्स डबल ट्रिपल हो गए हैं। तो वो जो गैप है उस चक्कर में ज़रूर हम पीछे थोड़ा रह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं ये था कि जो इंडिया है वो एक तरह से देखा जाए, इतने केसेस आ रहे हैं डेली कि एक साइबर फ्रॉड का हब बनता जा रहा है। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? इसका एक बेसिक लॉजिक है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन हमारे नेशन की है, इंडिया की, हम चाइना को पार कर चुके हैं इस मामले में। यूथ सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, इंटरनेट सबसे ज़्यादा सस्ता यहाँ पर है, और क्योंकि सस्ता यहाँ पर है तो यूसेज भी बहुत है, और यूसेज भी बहुत है। 5वां, लोग भोले हैं और केयरलेस हैं इंटरनेट में, उनको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमने कभी एजुकेट भी नहीं किया उनको। ना ये सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना इसको कोई प्रायोरिटी दी जाती है। जबकि मैं हमेशा ड्राइविंग का एग्जांपल देता हूँ, आप हैं, कोई भी है, या तो आपको गाड़ी चलानी आती है या गाड़ी में बैठे तो होंगे अगर चलानी नहीं आती। बेसिक नॉलेज तो है ना कि लाल बत्ती पे रुकना है, हरी पे जाना है। अगर हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग तब करो जब तुम्हें रोड पे बेसिक रूल्स पता हो, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप दिन के 8 से 10 घंटे इंटरनेट पर बिताते हैं, उसके बेसिक डूज एंड डोंट्स आपको नहीं पता, तो अर्थ का अनर्थ ही होने वाला है। क्या ऐसा भी होता है कि मैंने कोई स्कैन किया यूपीआई 20 रुपए के लिए और मेरे 20,000 रुपये उड़ गए, या मेरी डेटा कहीं चला गया? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अगेन, हम लोग यूपीआई केसेस में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, बहुत लोग उस पर फोकस करते हैं, बट साइबर क्राइम हर टाइम अपने ट्रेसेस छोड़ता है। कभी भी कोई क्राइम हुआ होगा ना, मैं हमेशा कि जिसके साथ भी क्राइम होता है मैं पूछता हूँ उससे, लास्ट 5 दिन में, हफ्ते में कहीं रैंडम वेबसाइट पे गए थे, कहीं रैंडम लिंक क्लिक किया था, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं करते डॉट्स को। वो आपने लिंक 3-4 दिन पहले क्लिक किया होगा और आपको लग रहा है आज यूपीआई के चक्कर में उड़ गए। ऐसा होता है। ये ज़रूरी नहीं है हर चीज़ यूपीआई या क्यूआर से होती है, क्यूआर से होती है। अगर आपके क्यूआर की फ़ोटो मेरे पास है, मैं उस फोटो में, और ऐसे रियल लाइफ केसेस होते हैं, अगर मेरे पास किसी की क्यूआर की फ़ोटो है, और बहुत बार क्या होता है दुकान वाले ना क्यूआर लगा के रखते हैं बाहर, जो कि बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, सभी लगा के रखते हैं क्यूआर की। अगर मैंने फोटो, ये नोटबंदी और कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया। टेक्नोलॉजी का एक उसूल है, जहाँ कन्वीनियंस है वो तो अच्छी बात है, बट हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो कन्वीनियंस भी है तो वहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा होने के चांसेस भी है।
मैं प्रैक्टिकल चीज़ बोलता हूँ, अगर मैंने किसी का, कोई दुकानदार है, उसके QR कोड की फ़ोटो ले ली, मैं गया, मैंने जो है उसको पैसे भेज दिए। पैसे तो आप किसी को भेज सकते हो, कोई रोक टोक तो है नहीं, मैंने भेज दिए पैसे। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, और आपने सुना भी होगा स्कैम के बारे में, अच्छा पैसे भेज दिए, कोई कहेगा अरे बड़ी गलती से आपके ना 500 रुपये हो गए, आप ना मुझे प्लीज़ वो वापस कर दो। अच्छा, या तो आप उसको वापस कर रहे हैं, पहली बात आपको ये, हमें देख के लगता है कि जी 500 रुपये दे दिया, आपको ये नहीं पता उसमें मैलवेयर है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा जी अगर आपने वापस 500 रुपये दे भी दिए, फिर वो कहेगा, उसने फिर ट्रांसफ़र कर दिया आपको, आप कहोगे जी ये क्या है, वो कहेगा जी फिर मेरे को भेज दो। करते 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 कहीं ना कहीं वो मैलवेयर कुछ देगा, या कोई साथ में लिंक दे देगा। मैसेज का ऑप्शन रहता है ना यूपीआई में, आप उसको क्लिक कर देंगे क्या है क्या नहीं है। और बहुत बार ये भी होता है, मैंने 5,000 रुपये दे दिए, अब आप बोलेंगे कि ओ सॉरी 5,000 रुपये दे दिए, मेरा ना यूपीआई कुछ, मेरे बड़ी यूपीआई में दिक्कत है, ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे दूसरे जो है या तो पेटीएम से, गूगल पे से, दूसरे से मेरे को कर दीजिए। वो लिंक अगेन मैलवेयर लिंक, आप उसको क्लिक करेंगे, आपके सारे यूपीआई का एक्सेस मिल गया मेरे को। क्या ऐसा भी होता है कि यूपीआई का जो स्कैनर है उसके साथ भी लोग छेड़छाड़ कर दें, उसके अंदर कुछ कोड डाल दें या कुछ ऐसा कर दें जिससे डेटा मिल जाए? झूठा यूपीआई स्कैनर जरूर बनाया जा सकता है। एक QR कोड स्कैनर, तो क्या बोल रहा हूँ, QR कोड बनाया जा सकता है। अगर मैंने झूठा ही डाला, आप इसको स्कैन कर दीजिए, आपको जो सामने इंटरनेट पे आपको जो सामने कुछ भी दिखता है ना, कोई फाइल दिखती है नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, उसके पीछे बहुत सारी इंक्रिप्टेड चीज़ें हैं। 1010 की एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर्स की। मैलवेयर ये सब आपके सामने नहीं आएंगे, ये छुपे होते हैं, फाइल्स के अंदर छुपे होते हैं। नकली चीज़ जैसे QR बना दिया, नकली QR में छुपे होते हैं, तो बहुत कुछ रहता है। लेकिन इतना ज़रूर है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है कि QR से डायरेक्टली नहीं हुआ, बट इनडायरेक्टली स्कैम जरूर हुआ। QR मेथड बन गया आप तक पहुंचने का मेरा। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि हर टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट यूज़ होता है क्राइम में, इनडायरेक्ट यूज़ भी होता है, बट हाँ इफेक्टिव बहुत रहती है।